तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट। तो एक्ट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो दृश्य है, नज़ारा है, वो एक रेगिस्तानी स्थान है जहाँ बादल गड़गड़ा रहे हैं और 3 डाइनों का प्रवेश होता है। पहली डाइन कहती है, ऐसे समय में जब गड़गड़ाहट करते बादलों के बीच बिजली फट रही हो और पानी भी बरसता हो, हम तीनों फिर कब मिलेंगे। दूसरी डाइन कहती है, उसी समय जब ये युद्धनाद शांत होकर यह घोषणा कर दे कि कौन जीत गया और कौन हार गया। तब तीसरी डाइन ने कहा, पर वह तो सूरज छिपने से पहले ही हो जाएगा। तब पहली डाइन कहती है, पर हाँ, मिलेंगे कहाँ। दूसरी डाइन, उसी उजाड़ में। तीसरी डाइन, वहाँ तो हमें मैकबेथ भी मिलेगा ना। पहली डाइन, आई ग्रैमल्किन। देखिए यहाँ जो ग्रैमल्किन का अर्थ क्या है। ग्रैमल्किन एक पहली डाइन की ये सवारी है जिस पर वो बैठ के उड़ती है। फिर दूसरी डाइन कहती है, पेडॉक मेरे पीछे पुकार रहा है। फिर तीसरी डाइन ने कहा, अभी एक क्षण में। और इस तरह से वो तीनों डाइनें कोहरे और धुंध भरी हवा में गायब हो जाती हैं। अब अगला सीन है सीन सेकंड। यह सीन आपको फॉरेस्ट के निकट एक शिविर का सीन है। अंदर भय ध्वनि, सम्राट डंकन और मैलकॉम डोनाल्ड लेनॉक्स का अनुचरों के साथ प्रवेश। खून से भीगा हुआ एक सॉर्जेंट आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट जो शहर है उसके निकट एक शिविर बना हुआ है। शिविर का मतलब एक टेंट टाइप का, जिसमें कि ये बड़े बड़े लोग जैसे राजा डंकन है, मैलकॉम, डोनाल्ड लेनॉक्स, ये सभी वहाँ पर हैं। तभी एक वहाँ पर सॉर्जेंट आता है जो खून से भीगा हुआ है। सॉर्जेंट यानी वहाँ का सैनिक है। और डंकन ने पूछा है, कौन है यह जो इस तरह खून से भीगा हुआ है। उसकी दयनीय अवस्था से लगता है कि वह अभी रणभूमि से लौटा है। उससे हमें विद्रोहियों के बारे में नवीनतम परिस्थितियों का अवश्य कुछ पता लगेगा। मेलकॉम कहता है, अरे ये तो वही सॉर्जेंट है जो एक वफादार वीर सैनिक की तरह मुझे बंदी होने से बचाने के लिए लड़ा था। स्वागत है मेरे पराक्रमी मित्र। जिस समय तुम रणभूमि से चले थे उस समय युद्ध की क्या स्थिति थी, सम्राट ये तुमसे जानना चाहते हैं। तो सॉर्जेंट कहता है, अभी से कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता स्वामी। दोनों सेनाओं के बीच अभी वैसा ही संघर्ष है जैसा होड़ में बढ़ते दो तैराक जब पूरी तरह थक जाते हैं तो आपस में लिपटकर एक दूसरे की चालों को काटने की कोशिश करते हैं। उस निर्दयी मैकडोनवर्ड ने, जिसमें दुष्टता प्रतिदिन बढ़ती जाती है और जो स्वभाव में ही विद्रोही है, आयरलैंड से हल्के शस्त्रों से सुसज्जित सेनाएं और पश्चिमी द्वीपों से भारी शस्त्रों से सुसज्जित अश्वारोही बुलवा लिए हैं। लेकिन कुछ भी हो, वीर मैकबेथ के सामने वे सब कायर हैं। वे साक्षात वीरता देवी के पुत्र हैं। मैंने देखा है कि भाग्य को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए और अपनी तलवार घुमाकर मार काट करते हुए जिस तरह उन्होंने शत्रु के सीने तक पहुंचने का मार्ग बना लिया था, उससे सच ही वे वीर कहलाने के अधिकारी हैं। वे तब तक वहां से नहीं हटे जब तक उन्होंने शत्रु के जबड़े तक नहीं काट दिए और उसके सिर को काटकर हमारे मोर्चे की मुंडेर पर नहीं टाक दिया। तो यहाँ पर जो सॉर्जेंट आया है वह राजा को युद्ध का हाल बता रहा है और वह युद्ध का हाल बताते हुए मैकबेथ की बड़ाई कर रहा है और जो सामने राजा हैं वह हार रहे हैं मैकबेथ से, ऐसा सॉर्जेंट कह रहा है। तो डंकन ने कहा, ओ मेरे वीर भाई, मेरे योग्य और समर्थ साथी। देखिए डंकन राजा है, राजा ने कहा है, ओ मेरे वीर भाई, मेरे योग्य और समर्थ साथी। तो सॉर्जेंट ने कहा, जैसे सूरज छिपते छिपते कभी ऐसे भयानक तूफान उठते हैं जो जहाज़ों को उलटते हुए चले जाते हैं और फिर उसी भयानवे स्वर में गर्जन करते हैं, उसी तरह जहाँ लगता था कि अब कुछ सुख चैन से बैठेंगे, उसी समय एक के ऊपर एक तूफान सा आता ही जाता था। ओ स्कॉटलैंड के स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे उन वीर सैनिकों ने, जिनकी रग रग में वीरता और न्याय का खून दौड़ रहा है, उस भगोड़ी और हल्के से सुसज्जित सेना को ऐसे खदेड़ा कि वह सिर पर पैर रखकर भाग जाने के लिए उतारू हो गई। और उसी समय नॉर्वे के राजा ने अवसर देखकर अपने चमकते हुए शस्त्रों से तथा नई सेनाएं बुलाकर हम पर अकस्मात हमला कर दिया। तो जो सॉर्जेंट है वह राजा डंकन से कह रहा है कि जो नॉर्वे के राजा हैं उन्होंने अकस्मात हम पर हमला कर दिया है, यानी अचानक से हम पर हमला कर दिया है। तो राजा डंकन कहते हैं, पर क्या इस पर हमारे सेनापति मैकबेथ और बैको का खून नहीं खोला। सॉर्जेंट कहता है, अवश्य उनका खून उसी तरह चढ़ गया जैसे बाज का गौरैया देखकर और शेर का एक खरगोश देखकर चढ़ जाता है। मैं यही कहूँगा स्वामी कि दूनी बारूद से लदी तोपों की तरह दूनी ताकत के साथ वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। कौन जाने कि वे अपने घाव से बहते नरम खून में नहाने के लिए कूदे थे या इसे एक दूसरा गोल गाथा बनाना चाहते थे। मैं नहीं समझता इसके अलावा उनका और कोई तात्पर्य था। लेकिन मैं इतना थक गया हूँ और मेरे शरीर पर घाव भी हैं जिससे मुझे बेहोशी सी चढ़ी आ रही है। मेरे घाव चिकित्सा के लिए बेचैन से हो रहे हैं स्वामी। तो राजा डंकन कहते हैं, आह, तुम्हारे शरीर में जैसे घाव हैं
उन्हीं के योग्य तुम्हें वीरता से भरे हुए शब्द हैं। दोनों ही महान सम्मान के योग्य हैं। अनुचरों से कहते हैं राजा डंकन, जाओ सर्जेंट की चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था करो। अनुचरों के साथ सर्जन जाता है। रॉस का प्रवेश। देखिए रॉस आते हैं तो कौन आ रहा है यहाँ? मेलकॉम। रॉस श्रेष्ठ थेन है। लेनॉक्स। उनकी आंखों में कैसी उतावली मालूम हो रही है। ठीक भी है, जो व्यक्ति अजीब अजीब घटनाओं की सूचना देने आता है वह ऐसा ही दिखता है। रॉस। ईश्वर सम्राट की रक्षा करें। डंकन। कहाँ से आ रहे हैं आप? श्रेष्ठ थेन। रॉस। हे महान सम्राट, मैं 5 से आ रहा हूँ, जहाँ आकाश में नार्वे का झंडा फहरा रहा है और गद्दार काउडोर के थेन की सहायता लेकर घमासान युद्ध प्रारंभ कर दिया है। तब देवी बेलोना के प्रिय उसी मैकबेथ ने अपना कवच पहना और वह शत्रु के बीच कूद पड़ा। मैं क्या कहूँ, शत्रु की तलवार से तलवार और हाथ से हाथ टकराकर उसने इस तरह सामना किया कि शत्रु अपनी सारी वीरता भूल गया और अंत में हमारी विजय हुई। तो इस तरह से जो रॉस है वो युद्ध के मैदान से आ रहा है और वह खबर लाया है कि जो सम्राट है उसकी जीत हो चुकी है। तो डंकन कहते हैं, आह महान हर्ष रॉस। अब इसी कारण नार्वे का राजा स्वेनो संधि के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम उनके साथियों की लाशों को जमीन में तब तक नहीं दफनाने देंगे जब तक वे सेंट कॉम्स इंच पर $10,000 हमारे बीच न बांट दे। डंकन कहते हैं, उस काउडोर के थेन को मैं अब तक हृदय से अपना मित्र समझता था, पर अब और अधिक वह मुझे धोखे में नहीं रख सकेगा। जाओ और उसके मृत्यु दंड के चारों ओर घोषणा कर दो और मैकबेथ को अपना पूर्व पद देकर सम्मानित कर दो। तो इस तरह से जो राजा डंकन है वह बड़े खुश हुए हैं जब वह युद्ध जीते हैं। रॉस कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा स्वामी। डंकन कहते हैं, ठीक है, जो उसने खोया श्रेष्ठ मैकबेथ ने पा लिया। वह चले जाते हैं। अब अगला है सीन थर्ड। तो फॉरेस्ट के निकट उजाड़ भूमि, बादल गरजते हैं, तीनों डाइनें आती हैं। पहली डाइन कहती है, कहाँ रही बहन? दूसरी डाइन, सुअर के घेटे को मार रही थी। तीसरी डाइन, पर तुम कहाँ थी बहन? पहली डाइन, एक मल्ला की स्त्री अपनी झोली में कुछ अखरोट लिए हुई थी, जिन्हें वह चबाती थी और चबाती थी और चबाती ही जाती थी। मैंने कहा मुझे भी दे दो, तो बची खुशी झूठन पर पली उस भूखी और घृणित स्त्री ने भड़क कर कहा, भाग जाओ डाइन, भाग जा। उसका पति टाइगर नामक जहाज का मालिक है और अब एलेप्पो गया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, मैं एक चलनी में बैठकर उधर जाऊंगी और बिना पूंछ वाली एक चूहिया की शक्ल बनाकर अवश्य कुछ न कुछ करूंगी। दूसरी डाइन, मैं तुम्हें एक हवा दूंगी। पहली डाइन, बड़ी दयालु हो तुम। तीसरी डाइन, और मैं भी एक दूसरी हवा दूंगी। पहली डाइन, इसके अलावा सभी हवाएं मेरे पास हैं। मल्लाहों की कुतुबनुमा जो भी दिशा दिखाती हैं उधर ही वे वेग से बहती हैं, यहाँ तक कि बंदरगाहों के अंदर तक घुस जाती हैं। मैं उसके शरीर के सारे खून को चूस कर घास की तरह उसे सुखा डालूंगी। तो यहाँ पर ये तीनों डाइनें फिर से मिलती हैं और उन तीनों डाइनों में बातें हो रही हैं कि उन तीनों डाइनों ने इस बीच के समय में क्या किया। तो एक डाइन कहती है कि एक महिला है जिस वो अखरोट खा रही है, लेकिन उसने डाइन को नहीं दिया है, तो वह उसके जो पति है उसको मारना चाहती है और उसका पति अभी जो है वो एलेप्पो गया हुआ है, जो कि एक जहाज का मालिक है, पानी के जहाज का मालिक है। तो वह उसको मारना चाहती है, उसको सबक सिखाना चाहती है। आगे बढ़ेंगे। तो वह कहती है कि मैं उसके शरीर का सारा खून चूस लूँगी, जिससे ना रात और ना दिन में कभी भी वह पलक तक बंद नहीं कर सकेगा। मैं उसे एक ऐसे जादू में बांध दूंगी कि 51 हफ्तों तक दुख में घुल घुल कर वह एक दिन बिल्कुल मिट जाएगा। यद्यपि मैं उसके जहाज को डुबा नहीं सकती, फिर भी वह तूफानों के थपेड़े खाता हुआ इधर उधर फिकता हुआ रहेगा। तो इस तरह से ये डाइन जो है वो नाराज हो जाती है और वह उसके पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। पहली डाइन कहती है, मेरे पास ऐसे मल्ला का अंगूठा है जो घर लौटते समय तूफान में फंस गया और समुद्र की उठती हुई लहरें उसे निगल गईं। तो दूसरी डाइन कहती है, दिखाओ दिखाओ। तीसरी डाइन कहती है, अरे नकारा सुनो, नकारा बज रहा है, लो वह मैकबेथ आ गया। सभी डाइनें कहती हैं, ओ समुद्र के लहरों पर और पृथ्वी पर तेज चलने वाली डाइनों, आओ आपस में हाथ मिलाकर हम चारों तरफ नाचें। 3 बार तुम, 3 बार मैं और फिर 3 बार वह, इस तरह 9 बार एक चक्कर बनाएं। शांत जादू का चक्कर अब पूरा हो गया। तो मैकबेथ और बैको जो हैं वह युद्ध लड़के आ रहे हैं वापस, और ये तीनों डाइनें आपस में वहाँ बातें कर रही हैं और उन्होंने मैकबेथ को देख लिया है। अब मैकबेथ कहता है, इतना बुरा और इतना ही अच्छा दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बैको कहता है, फॉरेस्ट यहाँ से कितनी दूर कहा जाता है, पर है ये पतले और अजीब से कपड़े पहने कौन है? तो बैको बात कर रहा है मैकबेथ से, लेकिन अचानक से उसकी जो नज़र है वह
डाइन पर पड़ती हैं और वह कहता है कि ये पतले और अजीब से कपड़े पहने कौन है, ये तो पृथ्वी पर रहने वाली प्राणियों जैसे तो नहीं लगती, फिर भी पृथ्वी पर हैं, क्या आश्चर्य है। क्या तुम कोई जीवित प्राणी हो या कोई ऐसी चीज हो जिस पर मनुष्य को शक करना चाहिए। अपनी फटी उंगली जिस तरह तुमने अपने ओंठ पर रख ली है, उससे मालूम होता है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। अवश्य तुम कोई स्त्री हो, पर हैं, फिर तुम्हारी दाढ़ी देखकर मैं कैसे कह दूं कि तुम स्त्री हो। मैकबेथ कहता है, अगर तुम बोल सकती हो तो बोलो, कौन हो तुम। पहली डाइन कहती है, तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ, ओ ग्लैमिस के थेन, हम सब की ओर से तुम्हारा स्वागत है। दूसरी डाइन कहती है, ओ काउडोर के थेन मैकबेथ, हम सभी की ओर से तुम्हारा अभिनंदन है। तीसरी डाइन कहती है, स्वागत है उस मैकबेथ का जो अब सम्राट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर तीनों डाइनों ने अलग अलग बातें कही हैं मैकबेथ से। पहली डाइन कहती है, ओ ग्लैमिस के थेन, यानी ग्लैमिस जो शहर है वहाँ के तुम महान व्यक्ति बनोगे। थेन यानी कि एक तरह से महान व्यक्ति होता है। और फिर उसने दूसरी डाइन ने कहा काउडोर के थेन, तो यानी कि काउडोर के महान व्यक्ति बनोगे। और तीसरी डाइन कहती है, अब आप सम्राट बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से तीनों डाइनों ने अलग अलग बातें कही। तो बैको ने डाइनों से पूछा, मैं सत्य के नाम पूछता हूँ कि तुम हवा की कोई चीज हो या जो कुछ बाहर से दिखाई दे रही हो वही वास्तव में हो। तुम मेरे साथी का उसके वर्तमान पद और यश के लिए अभिनंदन कर रही हो और उच्चाधिकारी यहाँ तक कि सम्राट होने तक की भविष्यवाणी करके उसका स्वागत कर रही हो। इससे वह कुछ उन्मत्त सा हो उठा है। यदि तुम भविष्य की बात देख सकती हो और ये बता सकती हो कि आगे क्या होगा और क्या नहीं, तो फिर मुझसे भी कहो, मुझसे जो न तुम्हारी कृपा की भीख मांगता है और न तुम्हारी घृणा से तनिक भी डर सकता है। तो इस तरह से बैको ने कहा है कि तुमने मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी की, तो मेरे बारे में भी कुछ कहो। तो पहली डाइन कहती है, स्वागत है। इस तरह से दूसरी तीसरी डाइन डाइन भी कहती है, स्वागत है। फिर पहली डाइन ने कहा, मैकबेथ से कम और उससे अधिक भी। दूसरी डाइन ने कहा, इतना सुखी नहीं, फिर भी उससे कहीं अधिक सुखी। तीसरी डाइन ने कहा, यद्यपि तुम कभी नहीं होगे, फिर भी तुम्हारे पुत्र सम्राट होंगे, इसलिए मैकबेथ और बैको का हम सभी की ओर से स्वागत है। मैकबेथ ने कहा, ठहरो ओ झूठ बात बताने वाली जादूगरनियों, कुछ और भी कहो। सिनेल की मृत्यु के कारण मैं जानता हूँ मुझे ग्लेमिस का थेन बना दिया गया है, लेकिन काउडोर का थेन कैसे। वह गौरवशाली काउडोर का थेन तो अभी जीवित है, और फिर सम्राट होना, क्या इसकी मैं कभी कल्पना भी कर सकता हूँ। इसी तरह काउडोर का थेन होना भी मेरे विश्वास के परे की बात है। बोलो, कहाँ से अजीब सी बात तुम्हें मिली है, या इस उजाड़ में इस तरह भविष्यवाणी करके तुमने हमारा मार्ग रोकने का षड्यंत्र किया है। बताओ, मैं आज्ञा देता हूँ, बोलो। डाइनें लुप्त हो जाती हैं। तो मैकबेथ डाइनों से पूछ रहा है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं काउडोर का थेन बनूंगा, क्योंकि काउडोर का तो राजा अभी जिंदा है। और तुम कह रही हो मैं सम्राट बनूंगा, लेकिन मैं तो सम्राट बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले डायने जो है वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो बैको कहता है, मुझे लगता है जैसे पानी में बुलबुले होते हैं वैसे ही जमीन में भी होते हैं, और ये उन्हीं बुलबुलों की बनी हुई हैं। अरे हैं, ये कहाँ छिप गई वे सभी। मैकबेथ कहता है, हवा में। जो अभी शरीर धारण किए हुए थी वे हवा में इस तरह विलीन हो गई जैसे मनुष्य की श्वासें निकलकर मिल जाती हैं। काश वे थोड़ा और ठहर जाती तो कितना अच्छा होता। बैको, जिनके बारे में हम अभी भी बात कर रहे थे, क्या ऐसे भी प्राणी इस पृथ्वी पर होते हैं, या हमने मूर्खता लाने वाली कोई ऐसी जड़ी खा ली है जिससे हमारी विचार शक्ति पर ताला सा पड़ गया है। तो बैको कह रहा है कि क्या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, पृथ्वी पे, जो अचानक से गायब हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैकबेथ कहता है, तुम्हारे पुत्र सम्राट बनेंगे बैको। बैको कहता है, तुम भी सम्राट होगे। मैकबेथ कहता है, और काउडोर का थेन भी यही कहा था ना उन्होंने। बैको कहता है, बस ठीक वही बात, वे शब्द, लेकिन ये कौन आ रहे हैं यहाँ। तभी वहाँ पर रॉस और एडिंग्स आ जाते हैं। रॉस कहता है, सम्राट अपार हर्ष के साथ मैकबेथ का स्वागत करते हैं। तुम्हारी विजय की सूचना पाकर जब उन्हें यह भी पता लगा कि विद्रोहियों को कुचलने में तुमने अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी, तो रॉस तथा एडिंग्स से, भद्र पुरुषों, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से जो मैकबेथ है वो रॉस और एडिंग्स से कहता है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैकबेथ अपने मन में सोचता है, इन डायनों की लालच भरी ये बातें क्या पूरी तरह बुरी हो सकती हैं। नहीं, पर अच्छी भी कैसे हो सकती हैं ये। यदि बुरी हैं तो इस तरह सच्ची होकर इन्होंने मुझे ये सफलता क्यों दी। आउटडोर का थेन भी तो मैं हो गया हूँ। यदि अच्छी हैं तो उनके दिए गए उस लालच का शिकार मैं क्यों बनता हूँ, जिसकी भयावनी कल्पना मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय में अजीब तरह से धड़कन और कपकपी मच उठती है। डरावनी कल्पनाओं से तो सामने रहने वाले भय कम डराते हैं। हत्या की बात मेरे मस्तिष्क में एक अजीब सपने की तरह लगती है, पर इसी ने मुझे इतना विचलित कर दिया है कि यह बात सपने जैसी लगते हुए भी मुझे कुछ विश्वास होता है कि जो कुछ कोरा सपना है और एक उड़ती हुई कल्पना की तरह है, उसके सिवा वास्तविक कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर जो मैकबेथ है वो मन में ही सोच रहा है कि अगर मैं राजा की हत्या कर दूँ तो शायद मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन फिर वह ये भी सोच रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या केवल डायनों के कहने से मैं ये कर दूँगा? तो फिर बैको कहता है, वह देखो मैकबेथ किस तरह किसी गंभीर विचार में डूब रहा है। मैकबेथ कहता है मन में, यदि भाग्य में लिखा है कि मैं सम्राट होऊंगा तो क्या बिना कोई प्रयत्न किए नहीं हो जाऊंगा? तो बैको कह रहा है जो कुछ भी ये नए पद और सम्मान उसे प्राप्त हुए हैं वे अपरिचित और अजीब तरह के वस्त्रों की तरह हैं जो उसके शरीर में पूरी तरह आ नहीं रहे, पर खैर अभ्यास करते करते अवश्य एक दिन वह इनका आदी हो जाएगा। तो बैको कह रहा है कि हम लोग को जितना सम्मान मिल रहा है उतना हम लोग को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं, मिल गया है तो धीरे धीरे हम लोग इसको संभालेंगे। अब मैकबेथ अभी भी मन में सोच रहा है कुछ भी हो, एक ना एक दिन ये नियत समय अवश्य आएगा, उस बीच में जो भी कठिन से कठिन दिन है वह भी किसी तरह निकल ही जाएंगे। तो मैकबेथ मन ही मन सोच रहा है कि मैं राजा का खून ना करूं और मैं समय का इंतजार करूं तो शायद मैं राजा बन सकता हूं। बैको कहता है श्रेष्ठ मैकबेथ, हम इसी प्रतीक्षा में यहाँ खड़े हुए हैं कि तुम अवकाश निकाल कर अब हमारे साथ सम्राट के पास चलो। मैकबेथ कहता है ओ क्षमा करें मुझे, मेरा यह जड़ मस्तिष्क कुछ भी भूली हुई बातों को याद करते करते इस तरह खो गया था। ओ मेरे मेहरबान साथियों, अपनी छोटी से छोटी सेवा मेरे मस्तिष्क में इसी तरह अंकित है जैसे किसी पुस्तक में। मैं प्रतिदिन उसके पृष्ठ उलटकर उन्हें पढ़ता हूँ। अच्छा चलो अब सम्राट के पास चलें। बैको से मैकबेथ कहता है जो कुछ भी घटना हमारे साथ घटी है उस पर और गहराई से सोचना बैको। इसी तरह इतनी गहराई से सोच लेने के पश्चात किसी अधिक अवकाश के समय हम एक साथ बैठेंगे और अपनी अपनी बात एक दूसरे से कहेंगे। तो वह बैको से कह रहा है कि जो डायनों की बात हम लोगों ने सुनी है उस पर हम लोग कभी फुर्सत में बैठ के एक दूसरे से बातें करेंगे। तो बैको कहता है बड़ी खुशी के साथ करेंगे। मैकबेथ कहता है तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छा आओ मित्रों चलें। और इस तरह से वहाँ से वे लोग जाते हैं। और अब अगला सीन है सीन 4। तो सीन 4 में आप देखिए फॉरेस्ट राजमहल में एक कमरा। तो फॉरेस्ट सिटी में हम आ चुके हैं और राजमहल है, राजा का राजमहल है, वहाँ एक कमरा है जहाँ पर बाजे बज रहे हैं और डंकन मैलकॉम डोनाल्ड लेनॉक्स का अनुचरों के साथ प्रवेश होता है। तो राजा जो है अपने महल में आ चुके हैं। राजा डंकन कहते हैं क्या काउडोर को मृत्युदंड मिल चुका? वे व्यक्ति जिनके हाथों यह काम सौंपा गया था अभी तक लौट कर आए या नहीं? मैलकॉम वे अभी तक लौट कर नहीं आए हैं मेरे स्वामी, लेकिन मुझे एक व्यक्ति ने बतलाया है कि उसको मृत्युदंड मिल चुका है। वहाँ हम तुम्हारे साथ और भी निकट के सूत्र बन जाएंगे। मैकबेथ कहता है हे स्वामी, जानते हैं वह आराम का समय भी बड़ी कठिनाई से बीतता है जो आपकी सेवा में काम नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि स्वयं आपके स्वागत के लिए पहले आगे चला जाऊँ और आपके शुभागमन की सूचना देकर मेरी स्त्री को अत्यधिक प्रसन्न कर दूँ। अतः कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो राजा डंकन ने मैकबेथ से कहा है कि मैं आपके महल आना चाहता हूँ और मुझे खुशी होगी आपके महल आने पर। तो मैकबेथ कहते हैं कि हाँ ज़रूर, आप हमारे महल ज़रूर आइए, लेकिन आपके आने से पहले आपके लिए कुछ तैयारियाँ करनी होंगी, तो मैं आपसे पहले ही अपने महल के लिए निकलना चाहता हूँ। तो डंकन कहते हैं मेरे श्रेष्ठ काउडोर जाइए। मैकबेथ सोचता है कम्बरलैंड का राजकुमार, संभल जाओ मैकबेथ, यह वह सीढ़ी है जिससे या तो तू नीचे गिर जाएगा या इसे छलांग मारकर पार कर जाएगा। तेरे पथ पर यही एक बाधा है। सितारों छिपा लो अपनी इस जगमगाती ज्योति को, मेरे इन काली और पाप से भरी गहरी लालसाओं को अपने इस प्रकाश में मत प्रकट होने दो। जब मेरे हाथों से काम पूरा हो जाए तब चाहे मेरे दोनों आंखों के चिराग सदा के लिए बुझ जाएं, या हाँ वे बुझ ही जाने चाहिए, क्योंकि इस काम के पूरा होने पर ये आंखें भय के मारे इसे देख नहीं पाएंगी जाता है। तो यहाँ पर मैकबेथ मन में सोच रहा है कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं राजा को मारूंगा नहीं तब तक शायद मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। तो इसके लिए वह बहुत ही प्लानिंग बना रहा है और वह राजा से पहले ही निकल जाता है अपने महल की ओर। राजा डंकन, सच है श्रेष्ठ बैको, वह इतना ही सूरवीर है और उसकी प्रशंसाएं सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपना स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, उसी से हमारा पेट भरता है। चलो उसके पीछे चलें जो इस तरह उत्सुक होकर हमारा स्वागत करने के लिए पहले ही चला गया। मेरी दृष्टि में उसके समान कोई भी मेरा संबंधी नहीं आता। बाजे बजते हैं, प्रस्थान। इस तरह से राजा जो है वो मैकबेथ के महल जा रहे हैं और मैकबेथ ने बड़ी ही बहादुरी के साथ राजा के लिए लड़ाई लड़ी है, तो राजा मैकबेथ से बहुत खुश भी हैं। अब मैकबेथ का महल है इनवर्नेंस। तो मैकबेथ के महल का नाम है इनवर्नेंस। लेडी मैकबेथ का एक पत्र पढ़ते हुए प्रवेश। तो इनवर्नेंस की बात हम करेंगे और वहाँ लेडी मैकबेथ है, यानी मैकबेथ की वाइफ है, और वह एक पत्र पढ़ रही है जो मैकबेथ ने उसे लिखा है। जिस दिन मुझे विजय प्राप्त हुई थी उसी दिन वह मुझे मिली थी और वह मुझे पूरी तरह पता लग गया है
कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों से कहीं अधिक वे जानती हैं। तो मैकबेथ उन्हीं डाइन बहनों की बातें कर रहा है जो जिन्होंने उसे सम्राट होने का आशीर्वाद दिया था। तो आगे पढ़ते हैं पत्र में क्या उसने लिखा। मैं कुछ और आगे पूछने के लिए उत्सुक हुआ, उसी समय वे ना जाने कहाँ हवा में विलीन हो गईं। इससे मैं आश्चर्य में डूबा हुआ वहीं खड़ा रह गया। उसी के बीच सम्राट के भेजे दूत वहां आए और उन सबने मुझे काउडोर का थेन पुकार कर मेरा अभिनंदन किया, ठीक उसी पद से जिससे उन डायन बहनों ने पहले मेरा स्वागत किया था। फिर यह कहकर कि सम्राट बनेगा उसका स्वागत है, उन्होंने आगामी समय के लिए भविष्यवाणी की थी। तो मैकबेथ अपनी पत्नी को लिख रहा है कि उन डायनों ने मुझे कहा कि मैं आगे जाके सम्राट बनूंगा। अब आगे पत्र में है, ओ मेरे सुख और ऐश्वर्य की सर्वप्रिय सहभागिनी, मैंने सबसे पहले यह अच्छा समझा कि तुम्हें इस बात से अवगत करा दूं जिससे तुम मेरे आने वाले ऐश्वर्य और गौरव से अपरिचित न रह जाओ और मेरे साथ अपनी प्रसन्नता का उचित भाग पा सको। इस बात को अपने हृदय में रखना। अच्छा, अलविदा। तो इस तरह से पत्र खत्म होता है और अब वह मन में सोच रही है, उसकी पत्नी, ग्लेमिस को तुम पहले ही हो और अब काउडोर का थेन बनाकर तुम्हारा सम्मान किया गया है। इसके अलावा आगे की भी भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी और फिर मुझे एक बात का डर है कि तुम्हारा स्वभाव इतना सरल और उदार है कि यह तुम्हें अपने गौरवशाली भाग्य के निकट शीघ्रता से पहुंचने नहीं देगा। तुम महान होना चाहते हो, महत्वाकांक्षा तुम्हारी रग रग में समाई हुई है, पर बिना किसी तरह का पाप किए उसे कैसे प्राप्त करना चाहते हो? जिसको पाने के लिए तुम इतने लालायित हो, उसे अंत तक पवित्र रह कर भी प्राप्त करना चाहते हो। किसी तरह की झूठ भी नहीं बोलना चाहते हो ना, और आनंद भोगना चाहते हो उस वस्तु का जो धोखे और बेईमानी से प्राप्त हो सकती है। ओ ग्लेमिस, तुम जिस ऐश्वर्य और गौरव के लिए लालायित हो, वही तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यदि तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो तो भ्रष्टता को तुम्हें गले लगाना ही पड़ेगा। और कैसा आश्चर्य कि तुम इसे ना करने के लिए अधिक इच्छुक हो, क्योंकि ऐसा करते हुए डर से तुम्हारा हृदय कांपता है ना। तो इस तरह से जो लेडी मैकबेथ है वो मन ही मन सोच रही है कि उसका जो पति है यानी मैकबेथ है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह राजा की हत्या कर पाएगा। लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि यदि राजा की हत्या वह नहीं करेगा तो फिर वह राजा किस तरह से बन पाएगा। ऐसे तो वह राजा नहीं बन पाएगा, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। शीघ्रता यहाँ चले आओ, जिससे मेरे हृदय में जितना भी साहस है वह सब तुम्हारे कानों में होकर हृदय में भर दूं और अपनी वीरता भरी हुई वाणी से उस रोड़े को हटाकर नष्ट कर दूं जो तुम्हारे और राजमुकुट के बीच अड़ा हुआ है, जिससे तुम्हारे भाग्य और दैवी शक्तियों के द्वारा तुम पहले ही विभूषित किए जा चुके हो। तो इस तरह से लेडी मैकबेथ मन ही मन सोच रही है कि अगर मैकबेथ आएगा तो मैं उससे कहूंगी, मैं तुम्हें अपनी सारी घृणता दुष्टता देती हूँ ताकि तुम इतने दुष्ट बन जाओ कि तुम राजा की हत्या करने के काबिल हो जाओ, तुम राजा की हत्या कर दो। तभी एक दूत का प्रवेश होता है। क्या समाचार लाए हो दूत? ये लेडी मैकबेथ कहती है। तो दूत कहता है, देवी, आज रात को सम्राट यहाँ पधार रहे हैं। लेडी मैकबेथ कहती है, तुम पर कुछ पागलपन सा चढ़ा हुआ मालूम होता है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारे स्वामी सम्राट के साथ नहीं है? नहीं, यदि ऐसी बात होती तो मुझे स्वागत की व्यवस्था करने के संबंध में अवश्य सूचित करते। दूत, जैसा आप सोचें देवी, पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सच है। हमारे थेन आ रहे हैं। हम में से एक व्यक्ति उनसे भी अधिक तीव्र गति से भेजा गया था, जो किसी भी तरह भाग दौड़कर मरता मारता पहले आपको यह संदेश देने आया है। लेडी मैकबेथ, दूत का समुचित स्वागत करो, वह अच्छा संदेश लेकर आया है। लेडी मैकबेथ सोच रही है, वह कौवा भी उस अभागे डंकन के मेरे महल में आने की सूचना देता हुआ स्वयं दुख से आए भर रहा है। आओ, हत्या के इरादे पर मंडराने वाले खून की प्यासी पिशाचिनों, आओ और नष्ट कर दो मेरे स्त्रियोचित अबला स्वभाव को। मेरी रग रग में भयानक क्रूरता से पूरी तरह भर दो, मेरे खून को पूरी तरह गाढ़ा बना दो और उस सभी मार्गों को बंद कर दो जहाँ से दया और पश्चाताप के भाव प्रवेश कर सकें, ताकि मेरी आत्मा की कोई भी पुकार मुझे अपने काम से विचलित न कर सके और न मेरे इरादों को पूरे होने से कोई बाधा डाल सके। तो इस तरह से जो लेडी मैकबेथ है वो मन ही मन सोच रही है कि काश मेरे अंदर इतनी घृणा भर जाए, इतनी क्रूरता भर जाए कि मैं मैकबेथ से राजा को मारने की बात कह सकूं और उसको इतनी हिम्मत बना सकूं कि वह राजा को मारने के लिए राजी हो जाए। वह फिर सोच रही है, ओ खून के साथ खेलने वाली डंकनियों, आओ, जहाँ कहीं भी तुम अपने अदृश्य रूप में प्रकृति के साथ कोई घृष्टता करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो, वहां से आओ, मेरे स्तनों के दूध तक को जहर की तरह कड़वा बना दो। आओ, ओ घोर काली रात, आओ और यमलोक की जहरीली काली धुआं की तरह चारों ओर इस पृथ्वी पर इस तरह ढांक लो जिससे मेरा पैना खंजर भी अपने किए घाव को ना देख सके और ना इस काले पर्दे में होकर स्वर्ग भूमि से देवता यह देखकर पुकार सके, ठहरो ठहरो। तो वे मन ही मन राजा को मारने की प्लानिंग कर रही है
और उसके लिए वह बुरी आत्माओं का सहारा भी मांग रही है कि बुरी आत्माएं उसका सहयोग करें और इस तरह से काले बादल आसमान में छा जाएं कि देवी देवता भी ना देख पाएं कि राजा की हत्या हो रही है। तभी मैकबेथ का प्रवेश हो जाता है। महान ग्लेमिस और श्रेष्ठ थेन, इन दोनों से भी ऊंचे और महान पद से जो भविष्य में अवश्य आपको मिलेगा, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आपके पत्रों ने मुझे बहुत दूर तक बता दिया है और अब मैं अनजान नहीं हूँ, इसलिए अभी से मैं भविष्य के ऐश्वर्य और गौरव का अनुभव कर रही हूँ। तो इस तरह से लेडी मैकबेथ मैकबेथ का स्वागत करती है और उसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं आपका इसमें सहयोग देने वाली हूँ। मैकबेथ, ओ मेरी प्राण प्रिय, मालूम है सम्राट डंकन आज रात को यहाँ पधार रहे हैं। लेडी मैकबेथ, फिर वापस कब जाएंगे यहाँ से? मैकबेथ, उनका विचार तो कल तक ही चले जाने का है। लेडी मैकबेथ, कल? कभी नहीं। क्या सूर्य की किरणें उस कल को देख पाएंगी जबकि वह यहाँ से वापस चला जाए? नहीं मेरे थेन, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है मानो यह कोई ऐसी किताब हो जहाँ से मनुष्य अजीब तरह की बातें पढ़ सके। अगर समय को धोखा देना है तो अपना यह चेहरा समय के अनुरूप बनाना ही होगा। अपनी आंखों के हाव भाव से, हाथों से, बोली चाली से हर तरफ सम्राट को अपार सम्मान दिखाओ और एक मासूम फूल की तरह बन जाओ, पर सावधान, उसके नीचे छिपे हुए जहरीले सांप की तरह। वह डंकन को आज यहाँ आ रहा है, हर प्रकार से उसकी आवाभगत करो और उचित रीति से सम्मान दिखाओ। बाकी इस रात के महान षड्यंत्र का भार मेरे ऊपर छोड़ दो, जिससे हम यह दिन देख सकें जब हम इस महान साम्राज्य के एकमात्र स्वामी हों। तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कह रही है कि तुम राजा के प्रति सम्मान दिखाओ, आदर भाव दिखाओ, लेकिन सतर्कता के साथ दिखाओ, क्योंकि आज हम लोग उसको मारने वाले हैं और तुम बस उनके सम्मान में कोई कमी मत छोड़ना। बाकी मैंने सारा षड्यंत्र यानी सारी प्लानिंग कर ली है। मैकबेथ, इस विषय पर फिर बातें करेंगे। लेडी मैकबेथ, सिर्फ अपने चेहरे को खिलता हुआ बनाए रखना, क्योंकि किसी तरह परिवर्तन खतरे से खाली नहीं है। तो मैकबेथ कह रहा है कि इस विषय में बाद में बात करेंगे, अभी तो राजा आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। लेडी मैकबेथ कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बस चेहरे को अपने खिलता हुआ बनाए रखो, क्योंकि अगर उन्हें शक हो गया तो फिर हम पे खतरा आ जाएगा। बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और वे दोनों अपने कमरे से चले जाते हैं। अब अगला सीन है सीन 6। वही स्थान, महल के सामने जगमगाता प्रकाश, शहनाइयाँ बजती हैं। यानी ये मैकबेथ का महल है और डंकन, मैलकॉम, डोनाल्बेन, बैको, लेनेक्स, मैकडफ, रॉस और एडम्स का अन्य सेवकों के साथ प्रवेश। यानी यहाँ पर राजा और उसके जो अन्य लोग हैं वे मैकबेथ के महल पहुँच चुके हैं। डंकन ने कहा, यह महल कैसे सुंदर स्थान पर है, यहाँ की मंद और सुगंधित वायु चित्त को कैसा आनंद दे रही है। बैको, मंदिरों में अपना घर बनाने की शौकीन और गर्मी के मेहमान या मार्टिल अपने प्रिय घोंसले से इसी बात का समर्थन करती है कि आकाश में अत्यंत ही सुगंधित वायु यहाँ बह रही है। आंगन की छत, दीवार थामने वाले खंभे, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ यह घोंसला ना बनाती हो। तो मार्टिल एक चिड़िया है जो वहीं घोंसला बनाती है जहाँ सुगंधित हवा बहती है। तो बैको कह रहे हैं कि ये चिड़िया यहाँ है, इसका मतलब यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुगंधित है। उसी में वह अपने बच्चों को खिलाती और पालती है। मैंने ये देखा है मेरे स्वामी कि जहाँ ये अधिकतर रहती है और अपने बच्चों को पालती है, वहाँ की वायु अवश्य सुगंधित होती है। लेडी मैकबेथ का प्रवेश। डंकन, देखो देखो, हमारी मेहमानदाज श्रेष्ठ महिला। कभी कभी हमारे मित्र और संबंधी जो प्रेम और सम्मान हमारे प्रति दिखाते हैं, उससे हम एक संकोच में से पड़ जाते हैं, पर फिर भी प्रेम मानकर हम इसका आदर करते हैं। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी कष्ट हमने आपको दिया है, उसका ख्याल न करके आप ईश्वर से हमारे लिए शुभकामना करें और उस कष्ट के लिए हमें धन्यवाद का पात्र समझें। तो राजा डंकन लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं कि आपको कष्ट हुआ होगा हमारे यहाँ आने से, लेकिन आप हमें जो है माफ़ करें और आज हम आपके यहाँ मेहमान बन रहे हैं। लेडी मैकबेथ ने कहा, सम्राट, आपके प्रति की गई हमारी सभी सेवाएं, और यही नहीं बल्कि इससे दुगनी और चौगुनी तक भी आपने जो असीम उपकार हमारे प्रति किए हैं, उनका किसी भी रूप में बदला नहीं चुकाया जा सकता। आपने जैसी उदारता पहले दिखाई थी और जो भी सम्मान अब तक देकर हमें सम्मानित किया है, उसके लिए हम हमेशा सच्चे फ़कीरों की तरह आपकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि नहीं महाराज, आपने हम पर यहाँ पर आकर के एहसान किया है और आपके बहुत सारे एहसान हम पर हैं। तो डंकन कहते हैं, पर वह हमारा कावडोर का थेन कहाँ छिपा हुआ है? हम बड़ी ही तेजी से उसके पीछे पीछे चले और हर तरह चाहा कि उससे आगे निकल जाएं, पर वह तो वास्तव में एक अच्छा सवार है। उसके पैर की एड़ से भी तेज उसका महान प्रेम ही उसे हमसे भी पहले घर ले आया। हे सुंदर और उदार हृदय वाली देवी, आज हम रात को आपके यहाँ मेहमान बनकर रहेंगे।
लेडी मैकबेथ, हमारे स्वामी, हम तो आपके ऐसे सेवक हैं जिनका तन मन धन सभी कुछ आपका ही है। हमारी सारी संपत्ति आपकी कृपा का ही तो फल है। उसका हिसाब भी तो अभी आपको चुकाना होगा महाराज। डंकन, हमें अपना हाथ दो देवी और अपने पति के पास ले चलो। हम उन्हें अपने हृदय से अधिक प्रेम करते हैं और ऐसा ही सदा करते रहेंगे। अच्छा, अब चलो देवी। प्रस्थान। तो इस तरह से जो राजा डंकन है वो लेडी मैकबेथ के साथ मैकबेथ से मिलने जा रहे हैं। और मैकबेथ का महल, मैकबेथ, यदि यह काम मुझे करना है तो क्यों न मैं शीघ्र से शीघ्र कर डालूं। यदि इस एक खून से हाथ धोने से वे सारे परिणाम रुक सकें और हमें सफलता मिल सके। समय के अथाह समुद्र के बीच मौत का ये पतला सा किनारा है। यदि हमारे इस कदम उठाने से वही इस समस्या का प्रारंभ और अंत हो तो हम अपने भविष्य के लिए अपने जीवन का भी खतरा सिर पर ले लेंगे। पर फिर ऐसे पापों का दंड भी तो हमें यहीं भोगना पड़ेगा। हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे लिए खून कर दो, पर जब उनके हाथ किसी के खून से रंग जाते हैं तो उसका कठोर दंड हमारे ही सिर पर आकर पड़ता है। ईश्वर के निष्पक्ष न्याय में मैंने कभी कभी यह भी देखा है कि जो जहर का प्याला दूसरों के लिए भरकर हम तैयार करते हैं वह हमारे ही ओंठों के नीचे आ लगता है। नहीं, मेरे सम्राट की दूने विश्वास के साथ यहाँ रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका संबंधी और दूसरा उनकी प्रजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। पर्याप्त कारण है कि इस घृणित हत्या के काम के विरुद्ध आज वे मेरे अतिथि हैं, उस नाते क्या उनका खून करने के लिए मुझे अपने हाथों में कटार लेनी चाहिए? नहीं, मुझे तो उन सभी रास्तों तक को रोक देना चाहिए जहां उनके जीवन का हत्यारा घुस सके। और इस सबके अलावा ये डंकन अपने व्यवहार में इतना सीधा और सच्चा है कि उसकी हत्या के लिए डरावने समय में उसके गुण ही देवताओं के नक्कारों की तरह जोर से पुकार उठेंगे। ठहरो, नहीं नहीं। तो यहाँ पर जो मैकबेथ है वह अपने आप से ही बातें कर रहा है कि क्या राजा की हत्या करना उचित है? क्या राजा की हत्या का पाप मैं अपने सिर पर ढो पाऊंगा? क्या राजा की मुझे हत्या करनी चाहिए? राजा तो हमारे मेहमान हैं, मेहमान की तो सेवा करनी चाहिए और मुझे उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। और वह ये भी सोच रहा है कि राजा के जो गुण हैं वह तो बहुत महान हैं, शायद वो गुण ही ये रोक दें और नंगे नवजात शिशुओं की तरह संसार के हृदय में बसी दया बहती हवा में रो उठेगी और आकाश के देवता वायु रूपी अपने अदृश्य वाहनों पर चढ़कर इस घृणित इरादे की बात पुकार पुकार कर सबको सुना देंगे, जिसे जो भी सुनेगा उसी का हृदय फट जाएगा और आंखों से इतने आंसू बहेंगे कि वायु का वेग भी उससे कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैकबेथ सोच रहा है कि अगर मैंने राजा को मारा तो प्रकृति पर भी इसका असर पड़ेगा और जो भी इसको सुनेगा वह बहुत रोएगा। मेरी महत्वाकांक्षा के सिवाय क्या है इस डंकन के जीवन से मुझे आपत्ति जो मुझे इस घृणित इरादे की ओर खींच कर ले जाए। पर कैसी बात है यह महत्वाकांक्षा? क्या यह है क्या यह है क्या यह ठीक उस सवार की तरह नहीं जो कभी कभी अपना निशाना चूक कर हारा हुआ सा दूसरी ओर जा गिरता है? तभी लेडी मैकबेथ वहां आ जाती है। लेडी मैकबेथ, उन्होंने करीब करीब खाना खा लिया है, पर तुम वहां से आ क्यों गए? मैकबेथ, क्या वे मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? लेडी मैकबेथ, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? मैकबेथ, अब हम इस इरादे की बात आगे ना बढ़ाएंगे। सोचो तो, अभी अभी सम्राट ने मुझे इन उच्च पदों से सम्मानित किया है और फिर सभी लोगों के हृदय में मेरे प्रति कैसे कैसे पवित्र विचार हैं। उनका मैं खून नहीं करना चाहता, प्रिय, उन्हें बचाए रखना ही चाहता हूँ। लेडी मैकबेथ, ठीक ही है, फिर यह बताओ कि क्या तुम कुछ मतवाले होकर राजमुकुट की अभिलाषा कर रहे हो? तुम्हारी ये आशा जो पहले पूरी तरह सो सी गई थी अब उठी भी तो इस तरह डर के मारे पीली होकर? कहाँ है इसमें वह स्वच्छंदता जो कुछ समय पहले थी? क्या अब से जो मेरे प्रति भी तुम्हारा प्रेम है उसको भी इसी तरह अस्थिर और बिना किसी आधार का मानूं? क्या जिस वस्तु को प्राप्त करने की तुम्हारी इतनी लालसा है उसके लिए कदम आगे बढ़ाने का साहस तुम्हारे अंदर मर चुका है? बताओ, मैं पूछती हूँ कि जिसको तुम अपने जीवन का ऐश्वर्य, महानता और गौरव कहते हो, उसे छोड़कर क्या एक कायर का सा जीवन बिता लोगे? बताओ, क्या उसी में तुम्हें संतोष मिलेगा? ठीक है, तुम उसी बिल्ली की तरह हो जो पानी में पड़ी मछली को खाना तो चाहती हैं पर अपने पैर पर उस पानी से भिगोना नहीं चाहती। मैकबेथ, बस चुप हो जाओ और अधिक नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ। बस कौन कहता है मैं कायर हूँ? इस पृथ्वी पर रहने वाले एक पुरुष में जितना साहस होना चाहिए वह प्रत्येक काम करने के लिए मेरे रगों में है। कौन है ऐसा जो मुझसे अधिक साहसपूर्ण कार्य कर सके? लेडी मैकबेथ, तो फिर बताओ, जब तुम मुझे इस षड्यंत्र की बात बताई थी उस समय कौन पशु तुम्हारे मस्तिष्क से बोल रहा था? मैं कहती हूँ तुम उसी समय एक पुरुष कहलाने के योग्य थे जब तुमने षड्यंत्र बनाया ही था, और अब इसे पूरा करके तो तुम सचमुच एक वीर पुरुष कहलाने के सच्चे अधिकारी होगे। क्या तुम भूल गए कि जब तुमने षड्यंत्र की बात सोची थी तब ना तो अपने पास उसके पूरा करने का उचित अवसर था और ना ही उपयुक्त स्थान, फिर भी उन्हें पैदा करने का तुम में एक साहस था। लेकिन अब तो उचित अवसर और स्थान दोनों तुम्हारे सामने ही है, फिर जितनी सुविधा सामने है उतनी ही कायरता तुम्हारे अंदर बढ़ती जाती है। मैंने बच्चों को दूध पिलाया है
और ये जानती हूँ कि जो बच्चा माँ की छाती से चिपक कर दूध पीता है वह उसे कितना प्यारा होता है। फिर भी जैसी सौगंध खाकर तुमने अपना पक्का इरादा बनाया था, यदि मुझे अपना इरादा इस तरह पूरा करना पड़ता तो मैं जानते हो क्या कर डालती। अपने मुस्कुराते हुए मासूम बच्चे को छाती से हटाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाती। तो इस तरह से लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को उकसा रही है कि वह राजा डंकन की हत्या कर दे, तभी वह राजा बन पाएगा। तो मैकबेथ कहता है, लेकिन लेकिन अगर हमारा यह षड्यंत्र किसी तरह पूरा ना हो सका तब। लेडी मैकबेथ, पूरा ना हो सका हमसे? अगर तुम अपने पूरे साहस से काम लो तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। सुनो, जब यह डंकन सो जाए और अपने दिन भर की यात्रा की थकान के कारण मुझे विश्वास है यह शीघ्र ही गहरी नींद सो जाएगा, तब मैं उसके शयनगार के दोनों अधिकारियों को शराब पिलाकर ऐसा कर दूंगी कि मस्तिष्क को काबू में रखने वाली जो मनुष्य की स्मृति होती है वह शराब के नशे में धुएं की तरह उड़ जाएगी और वे पूरी तरह अपनी बुद्धि खोकर पागल जैसे हो जाएंगे। तब वे उस नशे में चूर होकर सुअरों की तरह ऐसे सोए रहेंगे मानो उनमें जान बची ही ना हो। तब इस अकेले डंकन के साथ हम क्या नहीं कर सकते। फिर नशे में चूर पड़े इन अधिकारियों के ऊपर डंकन के खून का अपराध लादना क्या कुछ मुश्किल होगा। तो लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को प्लानिंग बता रही है कि कैसे राजा के खून का जो अपराध है वो उसके जो सैनिक हैं, जो उसके रक्षक हैं वो उन पर डाल देगी, उनको नशे में चूर करके। तो मैकबेथ कहता है, ईश्वर करे तुम्हारी कोख से वीर पुरुष बनने वाले पुत्र ही पैदा हों, क्योंकि तुम्हारा इस तरह का निर्भीक स्वभाव उन्हीं के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है, अगर हम इन दोनों अधिकारियों के शरीर पर खून के दाग लगा दें और उन्हीं की कटारों को काम में लें तो क्या ये नहीं समझा जाएगा कि यह खून इन्होंने ही किया है। तो मैकबेथ भी सोचने लगा कि अगर इन्हीं के कटारों से राजा की हत्या कर दें तो लोग जरूर सोचने लगेंगे कि ये खून इन्हीं लोगों ने किया। तो लेडी मैकबेथ कहती है, अवश्य, कौन इसे झूठ मानेगा। और फिर खासकर जब हम उसकी मृत्यु पर खूब रोएंगे और इधर उधर चिल्लाएंगे पुकारेंगे। तो मैकबेथ कहता है, अब तो मैं पूरी तरह दृढ़ हुआ और जितना भी साहस और पौरुष मेरी रगों में है उसे इस खतरनाक काम में लगा दूंगा। जाओ और अपने इस सुंदर चेहरे पर बनावटी हंसी हंसकर संसार को धोखा दो। जानती हो, कपट भरे हुए हृदय की बात कपट भरा हुआ चेहरा ही छिपा सकता है। प्रस्थान।